साउंड आ रहा होगा, स्क्रीन अभी आपको दिख रहा होगा। सो रिवीजन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और लास्ट क्लास में अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज किया था। उसका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाला एस्पेक्ट है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में और पूछे जाते हैं, ये एटलीस्ट वन क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। सो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, क्या है उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको लोग वॉच करेंगे। स्क्रीन और ये सब आपको प्रॉपर दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर, शेयर्ड है, यस चलेगा। सो जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके सिलेबस में हैं उस हाईलाइट करता हूँ। सो पहला बहुत सिंपल है, गैल्वेनोमीटर। क्या पर्पस है इसका और किस तरह से कनेक्ट करते हैं और किस तरह से न्यूमेरिकल्स को यूज करेंगे, वो सारे पॉइंट्स। गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल रहेगा वो इस तरह से जी बनाएंगे, जी फॉर गैल्वेनोमीटर रहेगा, और इस पर करंट जाएगा। करंट किसी भी साइड से एंटर कर सकता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फोर्थ से। इसका जो प्रैक्टिकली आप देखोगे लाइब्रेटरी में तो कुछ ऐसा रहता है, एक यहाँ पर पॉइंटर रहेगा और यहाँ पर से जीरो रहेगा, तो पॉइंटर जीरो को पॉइंट आउट कर सकता है। यहाँ पे मार्किंग्स रहती हैं, तो ये मैक्स मार्किंग होती है। तो फुल मार्किंग जो होती है वो डाउन साइड होती है, जैसा लेफ्ट साइड में राइट साइड में था, सिमिलरली लेफ्ट साइड में मार्किंग रहती है। सो ये अपने को बताता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा होता है। सपोज कर लीजिए पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा वो उसकी करंट को मेजर कर रहा होगा। अगर ये पॉइंटर इस साइड है तो ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, लाइक एक साइड प्लस डायरेक्शन होगा तो एक साइड माइनस डायरेक्शन होगा। वो प्लस माइनस कैसा होगा उसके साइन को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो अगर इधर पॉइंट कर रहा है इसका मतलब करंट इस तरफ जा रहा होगा, और लेट्स से अगर इधर पॉइंट कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है? जस्ट टू डिटेक्ट द करंट, कि किसी वायर में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैसे डिटेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर को यूज कर लेते हैं, और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जब आप परचेज करते हो तो उसमें एक रेटिंग करंट होती है जिसको हम लोग जनरली आईजी बोल देते हैं, या फिर ऐसा बोलो इस पे जो करंट जा रहा होगा उसका वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम करंट तक हो सकता है। और मैक्सिमम करंट तब आता है जब ये फुल डिफ्लेक्शन पे चल रहा होता है। जीरो डिफ्लेक्शन में जीरो करंट, फुल डिफ्लेक्शन में मैक्सिमम करंट। लेट्स से मैक्सिमम करंट को हम लोग आईजी बोलते हैं। सो दैट्स इज रेटिंग, जनरली माइक्रो एम्पियर का, मिली एम्पियर का रहता है। इसका मतलब है कि ये जो करंट है इसकी मैक्सिमम करंट से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कॉइल रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आरजी से बोल सकते हैं। और जिस वायर में अपने को डिटेक्ट करना है उस पे इसको कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि क्या उस वायर से कोई करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। So purpose to detect small currents or to measure small currents, how we connect in series, और कितना करंट मैक्सिमम डिटेक्ट कर सकता है, वो अपना एक रेंज रहता है, उसके बीच में कोई भी करंट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ते हो अमीटर। ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। अगर आपको मेजर करना होगा तो हम अमीटर को यूज करेंगे। एम्पियर मीटर भी बोल देते हैं इसको। भी किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से आरए। We try to keep this RA as least as possible, और आइडियल कंडीशन में इसको 0 लेके चलते हैं, और यहाँ से जो भी करंट जाएगा उसको मेजर करेगा। इसके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि करंट की वैल्यू एक लिमिट से कम होनी चाहिए। इट कैन बी एनी नंबर, राइट? सो वो सारे डायल्स में लिखे रहते हैं। ऑफ कोर्स जब उसको कैलिब्रेट करते बनाते हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू के अंदर तक का मेजर करने के लिए परमिशन देते हैं। फिर आपसे बोलेगा गैल्वेनोमीटर से क्या मीटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपने पास अगर गैल्वेनोमीटर होगा तो उस गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर जैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलेंगे, पैरेलल में लगाना होता है कॉइल के या गैल्वेनोमीटर के। और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट एक साथ आपको ऐसा बना करके बता सकता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट है, तो बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है? तो हम बोलेंगे ये अमीटर का काम कर रहा है। सो दिस टुगेदर बिहेव्स लाइक दिस।
सो जो भी करंट अपने को मेजर करनी होती है, लेट से आई, सो ये ब्रांच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली करंट को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी जा रहा होता है। और न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? आई जी इंटू आर जी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस is equal to potential difference across this, or you can use the Kirchhoff's voltage law, both are the same thing. तो ये बनेगा I minus IG into the shunt value. जनरली आपसे पूछेगा कि कितना शंट लगाने की जरूरत है, रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है पैरेलल में, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। I क्या होगा? I is going to be the current जो अपने को मेजर करनी थी। अगर अपने को करंट मेजर करना है तो अगर शंट पता है तो हम I भी निकाल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट लाइकली है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। So how a meter is created from a galvanometer arrangement? शंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्मॉल, किस ऑर्डर पे लगाना चाहिए? पैरेलल पे, और कितना अमाउंट का लगाना चाहिए यहाँ से कैलकुलेट करके बताते हैं। ओवरऑल जो अमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस, दैट मींस इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, आइडियली 0 बट प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। और सीरीज में कंबाइन करते हैं जहाँ पे निकालना होता है, लगाना होता है या करंट पता करनी होती है, यू नो दैट। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, वी बनाएंगे, वोल्ट मीटर हो जाएगा। और जिस एलिमेंट, लेट से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इसका पोटेंशियल अपने को निकालना था, ये किसी सर्किट का पार्ट है, तो उसके साथ ऐसा पैरेलल पे लगा देते हैं। सो कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है आरवी, वी कीप दिस आरवी एज मैक्स एज पॉसिबल। सो कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एलिमेंट across which we are interested in getting the potential difference, and its own resistance is very high. गैल्वेनोमीटर को यूज करके कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर लेते हैं, उसके साथ एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, ये इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर का काम करता है। और इसी वोल्ट मीटर को फिर अगर हमको कनेक्ट करना होगा किसी एलिमेंट से, तो हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये एलिमेंट है, दैट मींस इट हैज टू बी कनेक्टेड लाइक पैरेलल। सो ये करंट अपना फुल डिफ्लेक्शन में कितना ले पाएगा? IG, कम से कम करंट अपना जाएगा इधर, और मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से जो आ रहा होगा वो यहाँ से चला जाएगा। और अगेन यहाँ पर भी हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, रीडिंग कितना आएगा और कैसे देने वाला? सिविल से की रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज गोइंग टू बी बेसिकली IG विद इन ब्रैकेट RG प्लस R। सो इसका अपना RG रेजिस्टेंस और इसका R रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, तो एड अप कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि इसके अक्रॉस भी आएगा। सो इस तरह से अपनी रीडिंग आ जाती है। और R एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को एलिमेंट के साथ पैरेलल लगाते हैं। यहाँ पर जो शंट लगाया गया था वो पैरेलल में लगाया गया था, और इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में लगाते हैं। तो दोनों को अपने को क्लियरली समझ के रखना कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो क्वेश्चन लाइकली है वो तो ये पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे क्रिएट किया जाता है, दैट मींस दिस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और वोल्ट मीटर कैसे क्रिएट किया जाता है। सो इस बेसिस पे आपको V की वैल्यू बताएगा, IG बताएगा, RG बताएगा, R के बारे में पूछेगा, बता दूंगा। ये 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इस वोल्ट मीटर के साथ एक ड्रॉबैक जा रहा होता है। ड्रॉबैक क्या हो रहा होता है? अब देखो कि अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया होता, तो ये जो भी है इसके पास अपना खुद का रेजिस्टेंस रहता है, लोड रेजिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरा करंट इसके साथ जाता है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो IRL आता है एक्चुअल। और आप जब मेजर करना स्टार्ट करते हो तो आप IRL नहीं आ रहा है, बल्कि I माइनस IG इंटू RL आ रहा है, क्योंकि कुछ करंट यहाँ से चला गया। दैट मीन्स जो एक्चुअल था, आप एक्चुअल नहीं मेजर कर रहे हो, बल्कि एक्चुअल से डिफरेंट मेजर कर रहे हो। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि whether this voltmeter measures the exact value of potential difference? You said no, it does not measure exact, it measure little less। आप ऐसा बोल सकते हो little less, क्योंकि ये नंबर छोटा हो जाएगा। और लेस क्यों हो जाता है? क्योंकि certain amount of the current is used in the voltmeter itself। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है, बट मोटा मोटी काम चलता है। दैट मीन्स इसकी जो रीडिंग आती है वो हमारे लिए यूजफुल रहती है, और जो एक्चुअल से डिफरेंस आता है वो बहुत कम आता है, बिकॉज IG की वैल्यू बहुत कम होती है, मिली या माइक्रो एम्पियर्स में होती है, तो डिफरेंस इग्नोरेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉपुलरली ज्यादा यूज करते हैं।
और ज्यादा यूज करने की वजह क्या है? सिंपल है, इजी टू अप्लाई है, सो इसको इजीली अप्लाई कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर है मीटर ब्रिज। 2021 के जो पेपर में अब कई बार दिखा है ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, इससे पहले वाले पेपर में भी दिखा। सो मीटर ब्रिज नाम से भी क्लियर है कि मीटर है, दैट मीन्स 1 मीटर का हम लोग वायर लेते हैं। सो एक वायर रहता है जिसकी लेंथ रहेगी 1 मीटर, इट्स ए बी वायर, और कुछ अरेंजमेंट रहता है, उस अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे, देयर विल बी वन मोर रेजिस्टेंस लाइक दिस। इसके बाद ये इंटायर अरेंजमेंट को किसी बैटरी और पावर सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, मे बी लाइक दिस। So moreover we will have a galvanometer connected over here, and this galvanometer will have a jockey J or C. This will be moving from A to B. ये रेजिस्टेंस अपना R1 रहता है, इसको लेट से R2 बोल देते हैं। और फिर अपने को पता करना होता है C नल पॉइंट कहाँ पर है। तो लेट C इज नल पॉइंट। नल पॉइंट बोले तो जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन बोले तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, दैट मींस इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा। तो अल्टीमेटली एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करने लगेगा, व्हिच विल इंप्लाई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, देन वी विल से कि R1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ AC वाला पार्ट मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ CB वाला पार्ट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल से कि R1 बाय R2 का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ AC डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ CB होता है। हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है रो L अपॉन A होता है, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर रखते हैं, सो A और A कैंसिल हो जाता है। सेम मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, तो रो लेंथ अपॉन A डिवाइड बाय रो लेंथ अपॉन A आ जाएगा, एंड देन यू फाइंड कि वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई CB। सो ये जो लेंथ का रेशियो होता है उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। अब आपको क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस दे देगा और ये C की लोकेशन बता देगा, देन R2 हो सकता है, तो AC अपॉन CB अपने को मिल जाएगा। सिंस ये मीटर ब्रिज है तो यहाँ पे मार्किंग होती है 0 से और ये 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर तक जाता है। तो C की लोकेशन बता देगा लेट से X और मे बी 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर व्हाटएवर। अगर ये नंबर अपने को X बताया गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी X डिवाइड बाय 100 माइनस X, बचा हुआ 100 माइनस X हो जाएगा, जहाँ पर X सेंटीमीटर में रहा होगा ऑफ कोर्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। ये इसका केवल इतना ही फंक्शनिंग है, और आपसे पूछेगा कि क्यों यूज करते हैं मीटर ब्रिज, तो आप बोलोगे अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए या फिर दो रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। After this meter bridge, we have another important potentiometer. पोटेंशियोमीटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें भी हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर यूज करते हैं। हाँ, लेंथ हमारा 1 मीटर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, जो भी लेंथ अगर होगा चलेगा। मीटर ब्रिज में लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए हम 100 डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है, ये कोई EMF हो सकता है। देन आफ्टर यहाँ पर हम लोग अपना सर्किट बनाते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट करते हैं। अब सर्किट कैसा बनाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा पर्पस के लिए। तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, दो पोटेंशियल्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो मेनली 3 पर्पस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट, सर्किट के किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कंपेयरिंग EMFs, दो बैटरीज दी होंगी उनके EMF को कंपेयर करा सकते हैं।
एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और सेल। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो, आपके पास अगर कोई बैटरी हो और आपसे पूछे कोई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग स्टोरी टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर उसमें लिख करके मिल गया हमको बैटरी में तो एक अलग बात है, अगर आपको लेबोरेटरी में निकालना पड़े सो इट्स गोइंग टू बी बिग चैलेंज, और उस बिग चैलेंज को ये इजीली निकाल देते हैं। तो जैसे हम लोग इन फर्स्ट टू को कैसे बात करते हैं सॉल्व, उसके बारे में बता देता। सो अपने को क्या करना होता है, एक बैटरी लेनी होती है और एक और बैटरी लेनी होती है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसके बाद यहाँ जॉकी को घुमाते हैं, सी पॉइंट को। सी पॉइंट हमारा ए और बी के बीच में कहीं लाई कर सकते हैं। अगर अपने को ईएमएफ निकालना है तो, या फिर ईएमएफ का कंपैरिजन करना है तो दोनों के लिए यही काम अपना करेगा। लेट्स से E1 बैटरी है और ये E2 बैटरी है, यहाँ पर एक स्विच रहेगा, यहाँ पर भी एक स्विच रहेगा। इस स्विच का नाम S1, इसका नाम S2 दे सकते हैं। कैसे फंक्शनिंग करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो यहाँ पर कुछ और भी सर्किट दे सकता है। अपना अल्टीमेट आइडिया क्या है वो मैं बताता हूँ। अल्टीमेट आइडिया ये है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो ये नल पॉइंट होगा। तो यहाँ से जो भी करंट आएगी, द इंटायर करंट हैज टू फ्लो थ्रू दिस इंटायर करंट। तो इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं आएगा। सिंस ये वायर से कनेक्टेड है तो ये जो ए पॉइंट, ये टर्मिनल्स है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जाएगा। नो, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आई आर से आ जाएगा, क्योंकि आई करंट जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस इतने पोर्शन का निकाल लेंगे, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के सर्किट से निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे। सो अगर ये सिचुएशन है तो कुछ ऐसा हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल सकते हैं कि लेट्स से कि हमारा केवल S1 ओपन है और S2 को क्लोज रखा है। तो इसको क्लोज किया है और ये ओपन है, तो क्लोज मतलब इसको बंद किया है, S2 को बंद किया। जब S2 को बंद करेंगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आप बोलोगे ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज E2। तो अपने को जो भी E2 आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल बिटवीन A एंड C। लेट्स सपोज C2 पे मिलता है तो हम कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू AC2। पहली बात तो ये पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल आएगा। फिर करंट सेम जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। देन यू से कि S1 को क्लोज किया है और S2 को ओपन रखा है। तो जब ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 के बराबर आएगा। देन वी कैन से कि E1 इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू जो नया C1 आया होगा। तो एक केस में C1 आएगा, एक केस में C2 आएगा, उसको हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्केल लगा होता है 0 1 2 3 4 एंड ऑल दैट। पॉइंट इज कि जब इनको आपस में डिवाइड करोगे तो देन यू विल गेट लाइक E1 अपॉन E2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू AC1 डिवाइड बाय AC2। नाम में 1 2 आप किसी को भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। पॉइंट इज कि जब जो एक्टिव होगा या जिसका सर्किट कंप्लीट होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा होगा ए से उसके प्रोपोर्शनल आता है। E1 by E2 is equal to AC1 by AC2। AC1 AC2 अपने को पता चल जाएगा यहाँ मेजरमेंट से, और अगर अपने को E1 पता है तो E2 निकाल देंगे, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर E1 E2 बोथ अननोन होंगे तो दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे। सपोज कर लीजिए AC1 बड़ा आता है, इसका मतलब E1 ज्यादा रहा होगा। AC2 छोटा आता है, इसका मतलब E2 छोटा रहा होगा। अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस सर्किट को अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट कई बार क्या होता है कि वो इसका यूज करवा लेगा तो इसका टोटल रेजिस्टेंस देगा, और अगर अपने को AC का रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट होता है। यहाँ पर मैंने ये प्रोपोर्शनल लिख दिया। अगर प्रॉपर लिखना होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो E2 आएगा दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल अक्रॉस AC2 which is going to be I into resistance of AC2 वाला पोर्शन, और रेजिस्टेंस को फिर हम लोग लिख सकते हैं रो L, L का मतलब AC2। तो इससे पता चलता है ये दिस AC2 लेंथ के प्रोपोर्शनल आते हैं। ये क्वेश्चन आपको तब लगाने की जरूरत पड़ेगी जब वो यहाँ पर वोल्टेज रेजिस्टेंस वगैरह देगा, करंट की अपनों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा बोलता है कि हमको AB वायर का रेजिस्टेंस लेट से 10 ओम है और ये लेट से 100 सेंटीमीटर का है, और अगर ये 60 सेंटीमीटर पे मिलता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो
तो हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 10 ओम है तो 60 सेंटीमीटर का 6 ओम हो जाएगा। तो RaC2 अपने को 6 ओम के बराबर मिल जाएगा। रेजिस्टेंस को आप लेंथ के प्रोपोर्शनल लिखते हो तो हम लोग यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए सेटअप चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू। सो आपका ये वायर होगा A से B और यहाँ पर जो सर्किट बनाओगे उसमें एक बैटरी लेकर के आओगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर के आते हैं and then you can have a switch over here maybe। फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और फिर यहाँ पे जॉकी लेके आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को एक सिस्टम लगाना पड़ता है बैटरी एंड रेजिस्टेंस का, सो दैट कि वी कैन प्रोवाइड द करंट टू द सर्किट। ना यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बेटर क्यों होता है पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है वोल्टमीटर से, क्योंकि जब हम इधर कुछ मेजर कर रहे होते हैं तो इसकी करंट ये नहीं लेता है और इसके लिए हम लोग अलग से सोर्स से करंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर में कुछ और ही हो रहा था। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही थी वो इसी की करंट को लेकर के आ रही थी, सो ये सिस्टम की करंट को डिस्टर्ब कर देता है। सिमिलरली अमीटर भी सिस्टम की करंट को डिस्टर्ब कर देता है एंड वोल्ट मीटर जो और ये जो पोटेंशियोमीटर है वो इसकी करंट को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके लिए अलग से हम एक सेटअप लगा के रखते हैं। सो लेट्स से कि आपके लिए E है, ये R है, ये कैपिटल R है, ये स्विच है। तो अपने को नल पॉइंट देखना होगा कब मिलता है। सो दो कुछ कंडीशंस ऐसे लिखते हैं कि एक बार S ओपन रखते हैं और लेट्स से वो C1 पे मिलता है। जब S को आपने ओपन रखा, अच्छा ओपन रखोगे तो फिर यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो अपने को स्विच की लोकेशन बदलनी पड़ेगी। स्विच को हम यहाँ पे बना देते हैं, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्विच है, लेट्स से यहाँ पे रखने से फायदा ये हो रहा है कि अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जो पहले रखा था उसको ओपन रखते तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ नहीं आएगा तो C को A के पास रहना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो वो अपने किसी काम का नहीं था। अगर आपका S ओपन है तो आप पाओगे कि यहाँ जो नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, गैल्वेनोमीटर नल शो कर रहा है, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। ये जो बैटरी है इसी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो हम बोलेंगे E आएगा और E की वैल्यू कुछ VAC के AC1 अगर 1 पर आता है तो AC1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, S को आप क्लोज कर दो। जब आप S को क्लोज करोगे देन यू विल फाइंड कि देयर विल बी करंट मूविंग, यहाँ से एक करंट जाएगा और वो करंट इस वाले सर्किट पे मूव करेगा। किरचॉफ लगाएंगे, ये करंट इधर आएगा तो ये प्लस और माइनस बनेगा, इसका प्लस माइनस पहले से डिसाइड होता है, इसका प्लस माइनस करंट ने डिसाइड कर दिया। अब अपने को चाहिए कि इनके पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। अब जब इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लगाओगे KVL, then you will find it's going to be I capital R प्लस एंट्री लिया, फिर प्लस एंट्री लिया, तो प्लस I स्मॉल r माइनस एंट्री लिया, E मस्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ से I की वैल्यू अपने को मिलती है E डिवाइड बाई R प्लस R। अपने को I नहीं चाहिए, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन पॉइंट्स के बीच में। तो आप देखोगे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR के बराबर होगा या फिर E माइनस IR के बराबर होगा, ये वाला। तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाइड वर्जन से निकाल लेते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो I इंटू R आ रहा है और यही पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू नया वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, दैट मींस VAC2। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। फिर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो अपने को मिलेगा E डिवाइड बाई IR मस्ट बी इक्वल टू VAC1 डिवाइड बाई VAC2। I की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दैट्स E डिवाइड बाई I के प्लेस पर ये लिख देंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी E डिवाइड बाई R प्लस R इनटू पहले से एक R था इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल के रेशियो आएंगे मेजरमेंट में वायर के लिए वो उसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी AC1 अपॉन AC2। आइडिया है कि अपने को एक फार्मूला मिल जाता है, आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद रख सकते हो।
बट याद रखने के लिए अपने को प्रॉपर याद रखना कि किसके साथ कौन सा आ रहा है। अब आपको पहले वाले रीडिंग में AC1 पता चल गया होगा, सेकंड वाली रीडिंग से AC2 पता चल गया होगा, तो ये लेंथ का रेशियो आपको पता चल गया। कैपिटल आर अपने को पता करना होता है, तो कैपिटल आर अपना नोन था, अगर कैपिटल आर नोन होगा तो आर को पता कर लेते हैं। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि क्या जरूरत पड़ती है, तो आर अपना नोन होना चाहिए। अगर अपने को आर नोन है तो आंसर आ जाएगा। क्या अपने को ई की जरूरत पड़ रही है, तो आप देखोगे ना बैटरी के ईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो अगर ये ईएमएफ अननोन भी होगा तब भी चलेगा। द ओनली थिंग कि एक जो रेजिस्टेंस है वो अपने को नोन होना चाहिए। तो फिर यहाँ से हम लोग स्मॉल आर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोटेंशियोमीटर भी हाईली रिकमेंडेड है एग्जाम को लेकर के, और उसकी फंक्शनिंग में या तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, सिमिलर सर्किट देगा, आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे, कैपिटल आर रखोगे, स्मॉल आर रखोगे, करस्पॉन्डिंग AC1 AC2 को रखोगे, आंसर आ जाएगा। ये मैप कंपेयर कराएगा तो कुछ ऐसा बोलेगा, या फिर कोई और सर्किट देगा तो जो क्लोज करना चाहे या ओपन करना चाहे उसको यूज करो, नीचे का पोटेंशियल लिखो, ऊपर का पोटेंशियल लिखो, दोनों को इक्वेट करा दो। 2 बार लिखना इसलिए जरूरी है कि 2 बार लिखने के बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर इसको लेंथ के रेशियो में बना सकते हैं। So that's another important instrument. 5th number. Then we can go for the 6th, or you can say last for that. That is called post office box. इस पे ज्यादा चांस नहीं है पूछने का, बट स्टिल कैसे फंक्शन करता है, कैसा दिखता है, कहाँ पर कनेक्शन करना है, पर्टिकुलरली उसका ये कनेक्शन कैसा, सर्किट कैसा होता है, वो अपने को देखना होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा या अभी एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, एस लेटर जैसा बना रहता है। अरेंजमेंट इसका some sort of this, और बेसिकली ये थिक रहता है थोड़ा सा, मे बी लाइक दिस। some sort of, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कनेक्शंस बैठाने होते हैं। एक पॉइंट रफली यहाँ पे बनाएगा ए, यहाँ पर एक बी पॉइंट रहेगा, एक यहाँ पे सी पॉइंट रहेगा, एक यहाँ पर डी पॉइंट रहता है, और ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, बना के बताएगा या बिना बताए बनाए, तो ये पी रेजिस्टेंस हो गया, क्यू रेजिस्टेंस हो गया, बीच में रेजिस्टेंस आर होता है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में लगाया जाता है। एग्जाम में उसने यही पूछा था कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये अननोन है, लेट्स इसका नाम एस दे देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, उन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं। तो इसको अगर आप ड्रॉ करो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना रहा है। जैसे एक पॉइंट अपना यहाँ पर होगा ए, फिर ए से एक बी पे कनेक्टेड होगा, एक सी पे कनेक्टेड होगा, एक डी पे कनेक्टेड है। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम पी देख सकते हैं हम लोग। बी और सी के बीच में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसका नाम हम क्यू देख सकते हैं। ए और डी के बीच में ए और डी ये कनेक्शन है, उसके बीच के रेजिस्टेंस को आर बोला गया है। और सी और डी के बीच में आपने अलग से एक्सटर्नल अननोन रेजिस्टेंस लगाया है। तो ये ऐसे रेजिस्टेंस चार्ट लगे हुए हैं। फिर हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर ए और सी के बीच में। तो यहाँ पर भी ए और सी को पकड़ेंगे और एक बैटरी लगा देंगे। हाउ यू कैन से कि यहाँ से ऐसे एक वायर लेकर के आओ, इसको यहाँ पे जंप करा लो, यहाँ पर एक बैटरी लगाओ, फिर इसके बाद इसको सी से ज्वाइन कर दो। स्विच वगैरह लगाना हो तो स्विच भी लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो पॉइंट इज ए और सी के बीच में बैटरी लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाना होता है, क्योंकि अपने को पता करना है कि क्या इस ब्रांच से करंट जा रहा है या नहीं। जीरो डिफ्लेक्शन, वेदर से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। सो यहाँ पर भी हम लोग बी और डी के बीच में बी आप यहाँ से पिक करोगे और एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए।
इसके बाद इसको डी से कनेक्ट कर देते हैं। सो वायरिंग कैसे करते हैं वो अपने लिए मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या ये जो रेजिस्टेंसेस को कॉम्बिनेशन इस तरह से बना है और ये पूरा सिस्टम का पार्ट रहता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर और ये बाहर लगाने का प्रोविजन होता है। सो वी कैन अप्लाई दिस अननोन रेजिस्टेंस आउटसाइड। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर ये बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस कंडीशन में क्या बनेगा, P by Q या P by R is equal to Q by S। अपने को तो अननोन चाहिए, so from here we can find unknown resistance S is equal to Q by P into R। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन बेस बैलेंस हो गया तो ये अपना आंसर आ जाएगा, Q पता होगा, P पता होगा, R पता होगा। बट होता क्या, जब आप प्रैक्टिकली जाते हो ना तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो एग्जैक्टली नहीं दिखाता है, कभी जीरो से जस्ट पहले जाएगा, कभी जीरो से जस्ट बाद में जाएगा। एग्जैक्टली तो तब दिखाएगा जब आप प्रिसाइज वैल्यू लगाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि Q और P की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्म्स रेशियो, क्योंकि रेशियो में यूज हो रहे हैं तो दे आर कॉल्ड आर्म्स रेशियो। R is a variable resistance, S is the unknown value। तो Q by P की वैल्यू पहले 10 लेते हैं, फिर 100 लेते हैं, फिर 1000 लेते हैं, फिर 10,000 लेते हैं, टेंस के मल्टीपल में बढ़ते जाते हैं और S की वैल्यू क्लोज टू क्लोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताया था कि पहले आप Q by P को अगर 10 लेते हो तो गैल्वेनोमीटर अपने को एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा R की किसी वैल्यू के लिए, लेकिन किसी न किसी वैल्यू के लिए जीरो को क्रॉस कर रहा होगा। तो जब क्रॉस करने वाली वैल्यूज होती है उसको पकड़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट टू री एक्सप्लेन, ऐसा बोल सकते हैं कि हमने P by Q या Q by P को 10 लिया हुआ है और लेट से कि R की वैल्यू आपने 5 ली और R की वैल्यू 6 ली, तो वो जीरो को क्रॉस किया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि S की जो वैल्यू है 5 और 6 के बीच में लाई कर रही है। अभी काफी रफ वैल्यू निकली है। फिर नेक्स्ट टाइम लोग क्या करेंगे, Q by P को 100 ले लेंगे। देन यू विल सी कि ये 100 अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप पाओगे कि ये कुछ ऐसा जाएगा कि R की वैल्यू आप अगर 50 लेट से 2 लेते हो, 53 लेते हो, तो 52 53 के बीच में जाकर के कहीं ये एडजस्ट करने वाला है। इसमें अपने को अदरवाइज करना चाहिए था, ये 1/100 लेना चाहिए क्योंकि वो डेसिमल अपने को नीचे बढ़ाना था। लेट्स से ये 10 थी, या फिर ऐसा बोल लेते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तभी तो अपने को बराबर दिखेगा ना। इसकी वैल्यू 1 ली, तो जब ये 1 आएगा तो R की वैल्यू S की वैल्यू के बराबर जाएगा। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, Q by P को 1/10 क्रिएट कर सकते हो, 1/10। और आप फिर R को चेंज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा R की वैल्यू लेट से 54 और 55 के बीच में जीरो को क्रॉस करता है। तो ये 1/10 है और इनकी वैल्यूज रखोगे तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि S की वैल्यू जो है वो 5.4 से लेकर के 5.5 के बीच में लाई कर रही है। नो, आपने केवल 10 फैक्टर का ही इंट्रोड्यूस किया तो आप देखो पहले 5 to 6 पता चल रहा था, अब हमको और प्रिसाइज पता चल गया, 5.4 5.5 के बीच में जा रहे हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/100 कर देते हैं, फिर R को चेंज करते हैं। तो आप देखोगे कि R की वैल्यू अगर 5.54 लेट से 6 लिया और इसके बाद 547 लिया तो जीरो को स्विच करेगा। इसका मतलब है S की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 5.46 और 5.47 आ जाएगा। नो, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ आंसर लेके जाएगा। तो ये एक वर्किंग मैकेनिज्म है, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा कैसे वर्क करता है, बट एक टेंटेटिवली आइडिया रखना है कि ये जो आर्म्स रेशियो है इसकी वैल्यू को हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं और अकॉर्डिंगली R को वेरिएबल करते रहते हैं, तो S के बारे में पता चलता है और S से हम बहुत प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का पर्पस क्या है, रेजिस्टेंस को पता करना, हाईली एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करना, और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेबोरेटरी में जब आप करते हो तो बैलेंसिंग पॉइंट निकालना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, तो इस तरह के हम लोग
मेथड यूज करके उसको कैलकुलेट करते हैं। सो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये इस पे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इस पे ये पूछ सकता है कि अरेंजमेंट कैसा है, दैट्स ऑल, और कैसे वर्क करता है उसके बारे में। पोटेंशियोमीटर हाईली लाइकली है, और उससे पहले वाला मीटर ब्रिज आई मीन हाई लाइकली ये भी है। वोल्ट मीटर मीटर का कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चार जो अपने अपने 6 स्लाइड्स है ना, इन 6 स्लाइड्स में आप पाओगे कि यू मे गेट 1 और 2 क्वेश्चंस। 2 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो जा रहे हैं, और उससे पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया है, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है। आज मैंने आपको मैग्नेटिज्म का एक शीट भी दिया हुआ है, तो अगला जो चैप्टर आएगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म आने वाला, वो भी करंट से कनेक्टेड है। और आपका शीट्स भी ड्यू है डिस्कशन के लिए, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है और मैग्नेटिज्म का, तीसरा अभी आज जो मैंने आपको सेंड किया है। सो अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम भी है, तो बेटर वुड बी कि हम लोग मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें, और टुमारो वी कैन डिस्कस मे बी करंट जैसे ये मैग्नेटिज्म हो जाएगा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की शीट को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्राई किया है तो उसके डाउट पूछ सकते हैं। Whatever you like. कुछ भी चलेगा सर। Okay, so शीट्स अगर आपने नहीं ट्राई किया so you can try maybe till tomorrow। तो हम लोग मैग्नेटिज्म के पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगेन you will find 1 or 2 questions based on this magnetic effect of current itself। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी है, परमानेंट बार मैग्नेट्स हैं या परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तीनों को मिलाकर के हम लोग मैग्नेटिज्म नाम से बुला देते हैं। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपने आप बोलता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करनी होती है। जो क्रक्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पे मैं फोकस कर देता हूँ। अगर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो अपने पास एक फॉर्मूला है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ हमारे पास होता है मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए। सिमिलरली कूलॉम्स लॉ हमारे पास होता है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सिमिलरली बायो-सावर्ट लॉ है जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। नो, इससे पहले वाले जो 2 नाम लिए उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि वो उसमें जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट मास पॉइंट चार्ज से, लेकिन करंट पॉइंट जैसा तो नहीं होता है, करंट तो वायर में फ्लो करता है। सो वायर, अगर आपका कुछ ऐसा वायर जा रहा है तो इस पे करंट जा रहा होगा, तो हम पॉइंट करंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, बट यस सिमिलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट जरूर लेते हैं, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, और उस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट को डीएल वेक्टर बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है वायर में, और छोटा सा लेंथ लेते हैं सो कि वो पॉइंट जैसा काम करता नजर आए। देन आफ्टर एक पॉइंट पकड़ते हैं जहां पर अपने को फील्ड की जरूरत है, लेट्स से पी पॉइंट पे, इसको हम आर बोलते हैं। सो वी नीड टू नो कि ओके लेंथ एलिमेंट बोल सकते हैं, और आई के साथ मिल जाता है तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। आई डीएल करंट एलिमेंट कह सकते हैं इसको। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके लिए बायो-सावर्ट ने फॉर्मूला दिया है, और सिंस वो लॉ है तो जैसा दिया उन्होंने हम लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई
देन वी राइट dl वेक्टर, इसको क्रॉस करते हैं r कैप से, डिवाइड बाय r स्क्वायर. So this is the formula that is given by Bayes-Savart. यहाँ पर अपने को ख्याल रखना होता है कि अगर यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, और अगर यहाँ पे कैप लगाया तो स्क्वायर लगाएंगे. दोनों करेक्ट है, और बट मिक्स नहीं करना है, मतलब वेक्टर लगा के स्क्वायर नहीं लगाना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. सो ये अपने को बताता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ऑल दैट. तो जब कभी अपने को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, देन वी विल से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर dl इंटू साइन थीटा. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अपने को थीटा लगेगा, इनके बीच का एंगल ये जो होगा उसको थीटा बोल सकते हैं. सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा, dl का मैग्नीट्यूड दिस है, तो इसको यूज कर लेते हैं. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब कभी अपने को b की डायरेक्शन निकालनी हो या db की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम लोग किस पर फोकस करेंगे, dl क्रॉस r कैप. और क्रॉस प्रोडक्ट करना अपने को आता है, और उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं. जैसे इस केस में dl क्रॉस r करोगे तो अपने को डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन मिलेगी. और फिर इसके बाद अगर अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब कभी निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन db वेक्टर करते हैं. अब से ऐसा हो सकता है कि क्या हम b को db हमेशा लिख सकते हैं सेकंड वाला, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा लिखना गलत हो सकता है, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड का सम. हम किसी भी वेक्टर्स में, वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड के सम को वेक्टर का सम नहीं बोलते हैं. हाँ, वो तभी बोलते हैं जब सेम डायरेक्शन में. सो दिस विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन. दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड करते हैं. यू नो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट. इसके बेसिस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज हम लोगों ने याद रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना चाहिए. जैसे अगर ये करंट कैरिंग लूप है और इस पर करंट ऐसा जा रहा है I, इसके सेंटर से अगर हम लोग x डिस्टेंस पर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा और कितना आएगा, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा. राइट हैंड रूल से आप देखोगे कि राइट हैंड रूल से आप इसको कर्ल करोगे, आपको यहाँ से देखने पर ऐसा नजर आएगा. दैट मीन्स वहां से देखने पर आपको ये क्लॉकवाइज नजर आता है, और जब कभी अपने को क्लॉकवाइज नजर आता है तो दूर की तरफ जाता है, मतलब प्लेन के अंदर जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में आएगा. रूल्स लिखाए थे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. आप कहीं ऑब्जर्वर को रखोगे और वॉच करोगे करंट कैसा दिखता है उस ऑब्जर्वर को. अगर अपने को क्लॉकवाइज दिखता है तो जिस प्लेन पर चल रहा है उस प्लेन के अंदर की तरफ फील्ड जाती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो आउटवर्ड आता है. तो यहाँ पर अपने को क्लॉकवाइज दिखेगा, इसलिए इनटू द प्लेन बना देंगे. और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट होता है, म्यू नॉट. इसके अपने रेडियस वगैरह देगा, लेट से वो रेडियस ए है, हम लोग लिखते हैं आई फॉर करंट, ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. इसका डेरिवेशन क्या होगा, फिर आपसे पूछ सकता है कि इसके किस एक्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम आएगी, किस एक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगी ऑन दिस एक्सिस. तो अपने को मिक्स नहीं करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से. यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम इसको करना है, तो ये ऊपर जितना भी लिखा है ना सब कांस्टेंट है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. डिनोमिनेटर को आपको छोटा बनाना पड़ेगा, और ये छोटा तभी बनेगा जब x 0 हो जाएगा. सो b max is at x equal to 0. तो सेंटर पर जो फील्ड आती है वो मैक्सिमम आती है, और हाउ मच फील्ड एट सेंटर दैट इज मैक्स फील्ड इज. तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर आप x को 0 रख दोगे तो ये a क्यूब आ जाएगा, तो अपना आंसर आता है म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस. किसी रिंग के सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस है, और ये मैक्स होता है, अपने को याद रखना भी है. इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर फॉर्मूला या इस पर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा जाता है, मैक्स यहाँ जाता है, इसके बाद डिक्रीज कर देता है ना. ये तो हो गया रिंग के बारे में. और अगर रिंग का कोई एक पोर्शन आपके पास है, देन व्हाट, लेट्स आपके पास कंप्लीट रिंग ना हो करके उसका एक सेगमेंट है या उसका एक पार्ट है, देन यू नो कि सेंटर पे अपने को पता होता है, और सिंस व्हाटएवर द डायरेक्शन है सभी एलिमेंट से सेम डायरेक्शन आएगी, तो सभी का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर जाता है, तो वो थीटा के प्रोपोर्शन में आ जाता है. सो लेट्स से ये टोटल एंगल अपने को थीटा मिल रहा है,
तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक तो इनटू जाएगी। कर्ल करिए अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो, तो जब ऐसे कर्ल करोगे तो आपको थंब इनटू द स्क्रीन जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू आ जाएगी। और टोटल की वजह से आता है म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस ए, मतलब 2 पाई एंगल होता है तो इतना आता है, तो थीटा एंगल पर कितना आएगा, तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट टर्न आउट टू बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू थीटा। यहाँ पे थीटा आप रेडियंस में लिखोगे, अपने को किसी भी सेगमेंट की वजह से पता चल जाएगा, चाहे वो हाफ होगा तो हम थीटा को पाई रख देंगे, हाफ रिंग होगा, क्वार्टर होगा। यहाँ पर सिचुएशन इजी है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो जो डायरेक्शंस होती थी ना वो उसी प्लेन पे रहती थी, फिर इधर उधर जा रहा था। इस केस में जो डायरेक्शन रहता है वो इसके प्लेन के इनटू होता है, परपेंडिकुलर होता है या आउटवर्ड होता है, सभी एलिमेंट का उसी डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोग इसको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, अनलाइक द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि फील्ड कितना होता है, किसी पार्ट की वजह से आपसे फील्ड हो सकता है रिंग वाले पोर्शन के लिए करके। एक बार अपने को रिंग समझ में आता है तो फिर स्ट्रेट वायर की वजह से कितना आता है वो पॉपुलर हो जाता है। तो स्ट्रेट वायर में अगर हमको फाइनाइट समझता है तो बाकी सब अपने आप समझ जाते हैं। लेट्स से फाइनाइट वायर है और ऐसा बोलता है कि इस पे करंट आई जा रहा है और एक पॉइंट आप चूज कर रहे हो जो कि यहाँ से किसी डिस्टेंस पर है, लेट्स से डी डिस्टेंस पर है, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे एंड पॉइंट्स को तो अपने को कुछ एंगल्स बताएगा, जैसे ये θ1 है, ये θ2 है। तो पहले तो डायरेक्शन पकड़ेंगे, डायरेक्शन इस वायर के इस तरफ जो भी पॉइंट लोगे तो आपको इनटू नजर आएगा, इधर देखोगे तो आउटवर्ड आएगा। और वो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, डीएल आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, आर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, डीएल क्रॉस आर कीजिए, तो डीएल अगर आप इधर करोगे, क्रॉस इधर करना है तो थंब आपका अंदर चला जाएगा, सो थंब विल लेट यू नो कि इसी में होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये भी आ जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, और इट कम्स आउट टू बी लाइक sin θ1 प्लस sin θ2। इसका डेरिवेशन किया था। अब आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है एग्जाम के लिए, अभी जो आप देने वाले हो उसके लिए सिंपली याद रखो फॉर्मूला क्या होता है और θ1 θ2 क्या होता है। कई बार वो क्या करेगा, यहाँ पर α1 α2 या अल्फा बीटा दे देगा, तो हम जानते हैं कि इसको 90 माइनस कर देंगे तो ये कॉस में बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा भी बोल सकते हैं इसको, और उसके बेसिस पर हम लोग इसका आंसर कर देते हैं ना। अगर इतने को ये फाइनाइट समझता है तो इनफाइनाइट का तो और भी आसान हो गया, θ1 θ2 को 90 कर देंगे, तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया दैट मीन्स इट्स वेरी लॉन्ग वायर, कंटिन्यूड हेयर, कोई भी पॉइंट आप लेते हो आर डिस्टेंस पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू जाएगी, और कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। क्या करना है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई डी बनेगा, दैट इज 2 पाई आर। सेम इनफाइनाइट होगा तो सेम इनफाइनाइट में एक 0 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो फिर 4 पाई डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो जनरली दो तरह के करंट एलिमेंट्स अपने को मिलेंगे या करंट डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से या फिर लूप्स की वजह से। और भी बहुत तरह से वायर को रखा जा सकता है, लेकिन वो उतना ऑब्वियस ज्योमेट्री नहीं बनेगा, तो ये ज्योमेट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद कुछ और ज्योमेट्रीज होती है जो पॉपुलरली होती है, जिसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं, एंड वी रिमेंबर कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और निकालने के लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा कर उसको प्रूव कर लेते हैं। बट नाउ एज आई टोल्ड यू कि याद रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सो अगर यहाँ पर सोलेनॉइडल लॉन्ग, इस पे करंट आई रन कर रहे हैं, इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो स्मॉल n को बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है। सो हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलती है म्यू नॉट n इंटू आई, आप याद रखते हुए, बहुत जरूरी है। आउटसाइड कितना आता है फील्ड, आउटसाइड आओगे तो 0 आता है, सो नो फील्ड इज आउटसाइड।
और आप ये भी पॉइंट यहाँ से देख सकते हो कि ये जो फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म होती है। दैट मीन्स अगर अपने को फील्ड लाइंस दिखानी हो सो वी विल से कि फील्ड लाइंस जिस तरह से करंट दिखाया गया तो फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे, यूनिफॉर्म होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। और आउटसाइड दे विल बी 0। ये भी कई बार पूछा जाता है या फिर कई तरह से यूज करा लिया जाता है, तो अपने को याद रखना म्यू नॉट एन आई वेयर आई इज द करंट इन ईच लूप एंड n is the number of turns or loops per unit length। तो ये पर यूनिट लेंथ होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डायमेंशनली नहीं मैच करेगा। और म्यू नॉट आप जानते ही हो। इसके बाद इसमें और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि बताइए अगर ये अपना सोलोनॉइडल लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं इसका एंड पॉइंट आ रहा होगा। लेट्स से ये ए पॉइंट एंड पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सो अगर ए पॉइंट पे आपसे पूछता है ऐसा क्वेश्चन बना करके, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विच इज एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, अपने कुछ ऑप्शन दे देगा। म्यू नॉट एन आई आएगा, 0 आएगा, या फिर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है, कुछ और आ सकता है। सो अगर अपने को ऐसा ऑप्शन देता है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस वो लॉन्ग का मतलब होता है कि हम जहां पर है उसके दोनों तरफ ही बराबर है, दोनों तरफ का इफेक्ट अपने को बराबर मिले। और कॉर्नर पर है आप तो जाहिर सी बात है कि सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये म्यू नॉट एन आई तो नहीं बोलेंगे। तो म्यू नॉट एन आई इज फॉर इनसाइड इंटरनल पॉइंट्स के लिए। अपने का आंसर भी दिया। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर सोलोनॉइड को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और अगर सिमिलर सोलोनॉइड यहाँ पर लगा दें जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो टोटल फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और हम बोल सकते हैं कि ये इस पर जो टोटल फील्ड आ रही होगी इसमें इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, और दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन आएगा और सेम ही डायरेक्शन में आएगा। तो अगर दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो एक को हटा देंगे तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, हाफ रहा होगा। तो म्यू नॉट एन आई का हाफ हो जाता है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं, किसी एंड पॉइंट पर जो सोलोनॉइड के एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो हाफ ऑफ द इंटर इनसाइड वाला पॉइंट रहता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इनसाइड पता चल गया, आउटसाइड पता चल गया, एंड पॉइंट्स पे पता चल गया। किसी और पॉइंट पे पूछना चाहेगा तो उसके लिए भी हम लोग एंगल वगैरह मेजर कर लेते हैं। जैसे कि आपसे ऐसा बोलेगा एक पॉइंट पी है कि नोट उसमें मॉड्यूल में भी दिया होगा, और लेट से फाइनाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसा एंगल बना लेते हैं जैसे फाइनाइट वायर वाला था। और फाइनाइट केस में फिर अल्फा बीटा को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये डिस्टेंस से इस लाइन से एक को अल्फा नाम दे देते हैं, थीटा 1, एक को बीटा दे देते हैं, या थीटा 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनाइट केस में क्या आएगा। सो अब बोलोगे फाइनाइट केस में पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एग्जैक्टली वैसे, क्योंकि जब लॉन्ग होगा तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो अपना म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। अदरवाइज हम इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये फाइनाइट सोलोनॉइड के लिए, ये इनफाइनाइट सोलोनॉइड के लिए, और ये इनफाइनाइट सोलोनॉइड के बॉर्डर पे। इनमें से कोई आपसे पूछ सकता है, आप उसको बता सकते हो। आपका आंसर भी सही है, दैट्स गुड। इसके बाद एक और फिगर होती है जिसको हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। ये भी काफी पॉपुलर हो गई होती है और इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, पर्टिकुलरली ग्राफ जैसे क्वेश्चंस बना पूछा जा सकता है आपसे। ये एक टोरॉइड है, सोलोनॉइड को ही आपने फोल्ड कर दिया है, तो इसमें वायरिंग अपने को ऐसा दिखता है। some sort of this, ऐसा कुछ रहता है। वो आपको बोलेगा कि इसका इंटरनल रेडियस अपने को पता है, लेट्स ए, आउटर रेडियस अपने को पता है, लेट्स बी, और ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है। सभी जोन में बताइए कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप फर्स्ट जोन में जब वर्क कर रहे होगे देन यू विल फाइंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी, एम्पियर्स लॉ भी लगा सकते हो। जब आप सेकंड जोन पर आओगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आएगी,
और वो वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस पाई आर, ट्वाइस पाई आर, यस। इसके बाद एक थर्ड जोन आएगा अपना, थर्ड जोन में कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो केवल इस वाले जोन में पाई जाती है और कैसे रहेंगे, सर्कुलर रहेंगे, राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए। तो ये टॉराइड का एग्जांपल है, उसको भी याद रख सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ई वर्सेस और बी वर्सेस आर वाला। कई बार वो ग्राफ के टर्म में पूछेगा, इट हार्डली मैटर्स कि वो ग्राफ में पूछते हैं कैसे पूछते हैं, अगर अपने को आता है तो हम रिलेट कर पाएंगे। लेट्स से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर है, इसको अपने को प्लॉट करना है। तो हम दो बाउंड्रीज बना देंगे, एक तो वो बाउंड्री जब ए मिलेगा 0 से जाकर के, फिर दूसरा जब बी मिलेगा, उसके बाद बी के बियॉन्ड वाला। एंड देन यू सी कि कैसे ये मूव कर रहा है, ए से बी, इस वाली बाउंड्री पे ये 0 जा रहा है, कोई नहीं है, सडनली राइज करता है और फिर डिक्रीज करता है 1/r से, एंड देन अगेन सडनली 0 हो जाता है। बनाने के लिए हम लोग सडनली 0 दिखाते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, ये ड्रॉप करता है, ये ग्रो करता है स्लोली सडनली टाइप का। तो थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा दिखा देते हैं। आपको ऐसा ग्राफ देकर के पूछ सकता है कि किसका ग्राफ हो सकता है, ऑप्शन देगा सोलोनॉइड, टोरॉइड और रिंग और मे बी स्ट्रेट वायर। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि पहले कुछ डिस्टेंस तक 0 रहता है, फिर 1/r जैसा कुछ आ रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, तो टोरॉइड होगा। या फिर जो भी ऑप्शन देंगे सबको रिकॉल कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा किससे मैच कर रहा है। ओके, हो गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूलाज हैं पॉपुलरली ये यूज होते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछेगा। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक और लॉ होता है, लास्ट में हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, एम्पियर्स लॉ। सो एम्पियर्स लॉ का डेफिनेशन किया जाता है कि अगर हम सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल के साथ, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, जैसे गॉस लॉ हुआ करता था, सिमिलर टाइप का। उसमें क्यू इनक्लोज्ड हम लोग बात करते थे, इसमें आई इनक्लोज्ड बात करते हैं। और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई इनक्लोज करंट होता है। जनरली ये आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट की वजह से। ऑफ कोर्स कौन सी करंट होगी, इनक्लोज्ड ओनली और एक्सक्लूडेड ओनली, या फिर दोनों। तो हम लोग जानते हैं ये कि मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज ऑल करंट्स, दैट मींस इनक्लोज्ड एज वेल एज नॉट इनक्लोज्ड, ऑल करंट्स। जबकि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इनक्लोज करंट ही है। और सॉल्व हम एम्पीरियल लूप चूज करते हैं, जैसे कि लेट्स अगर अपने को ये बताया गया हो कि एक करंट यहाँ पर I1 है, दूसरा करंट I2 है, तीसरा करंट I3 है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एम्पीरियल लूप चूज करते हैं। लेट्स से एम्पीरियल लूप है, उसको एक सेंस देते हैं, उसी में हम लोग डीएल पता कर रहे होते हैं। तो ये जो डीएल है ना, इसका करंट से एलिमेंट नहीं है, ये करंट से लेना देना नहीं है, ये एम्पीरियल लूप से लेना देना है इसका। और फिर यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते हैं, फिर दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, कंप्लीट लूप में इंटीग्रेशन। ये लूप है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, ये सरफेस नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को रिकॉल करने हैं। मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। यहाँ पर हम लोग आई इनक्लोज्ड का लिखने वाले हैं। तो आई इनक्लोज्ड के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमने डीएल दिया है ना, उसी के सेंस पे जाना है अपने को, और उसी के राइट हैंड के अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब ऊपर आएगा। तो ऊपर आने वाली करंट पॉजिटिव लिखना है और अंदर जाने वाली करंट को नेगेटिव लिखना है। तो ये नेगेटिव ट्रीट हो जाएगी, ये पॉजिटिव ट्रीट हो जाएगी। तो इनक्लोज करंट में आएगा -I1 + I2। I3 नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे एम्पीरियल लूप के अंदर नहीं है। तो इनक्लोज करंट जो राइट हैंड साइड में यूज होना है वो ये आ जाएगा। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो भी आ रही होगी वो I1 की वजह से होगी, I2 की वजह से होगी, I3 की वजह से होगी। So magnetic field is total, however current we use is only within the amperial loop। और इसका यूज करके फिर हम लोगों ने वायर की मैग्नेटिक फील्ड
सोलोनाइट की प्रूफ की थी, उसको अपने को याद रखना। सो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये हुआ कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है उसके बारे में। इसमें भी बहुत और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज अभी आने बाकी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज होता है तो उस पर कितना फोर्स लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर होता है तो उसमें कितना फोर्स एक्ट कर रहा होता है, एंड देन मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होते हैं, टॉर्क्स, मोमेंट, एनर्जीज वगैरह उसकी कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद फिर परमानेंट मैग्नेटिज्म आएगा। So tomorrow we will continuing with this. First we will completing the theoretical aspect of magnetism. उसके बाद फिर दोनों शीट को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म। आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। Sir, can we have an offline doubt session for coming month? Coming Monday. Okay, I will see, then I can inform based on my availability. So I'm not sure yet. Yes, sir. We'll let you know. Maybe on Saturday we can decide. Okay. Yes, sir, as per your convenience. Okay. Thank you then. Thank you.